नाज़रीन, रिपब्लिकन्स ने इजराइल फर्स्ट की पॉलिसी को परसू किया और उसका नतीजा क्या निकला? उनको डिफीट हुई है बैडली और एक नॉकआउट डिफीट का सामना जब उनको करना पड़ा है तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है कि इसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को जब वो बदल के रख दिया है। यूएस हिस्ट्री में नाज़रीन अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा टाइम आया है कि अमेरिका जो है उसको कुछ ताकतें जो ऊपर से कुछ ताकतें आ जाती हैं और वो कंट्रोल कर रही होती हैं पॉलिसीज को। तो ऐसा हुआ है कि अमेरिकन जो हैं कि वो कंट्रोल करने वाली ताकतों के खिलाफ जब वो उठ खड़े हुए हैं और उन्होंने माफिया को जब शिकस्त दी है। तो ये एक ऐसा मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर कि इस वक्त इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका को कंट्रोल करती है। और आप देखें जो हर कांग्रेसमैन आता है वो एपेक की सपोर्ट के साथ आता है और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो उनकी सपोर्ट के साथ आता है। खुद जब ट्रंप जो है वो अभी इजराइल के अंदर मौजूद थे तो इजरायली पार्लियामेंट में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि जो गोलान हाइट्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, यरूशलेम को रिकॉग्नाइज किया और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि वो सारा जो एपेक है और इजरायली लॉबी है उनके जरिए असर जो है उन्होंने ये सारा कुछ जो वो किया है। और नेतन्याहू की एक पुरानी वीडियो जो है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो ये कह रहा है कि वी कंट्रोल अमेरिका, हम कांग्रेस को कंट्रोल करते हैं, हम अमेरिकन प्रेसिडेंट को कंट्रोल करते हैं, हम अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करते हैं, हम व्हाइट हाउस को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक ऐसा मोमेंट आ रहा है कि इजरायली लॉबी का जो इन्फ्लुएंस है वो चैलेंज हो रहा है। तो यही सारी गेम है क्योंकि वो हर बार अमेरिका को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जंगों में घसीटते हैं, उन मुल्कों को तबाह करवाते हैं अमेरिका के हाथों जो फिलिस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने इराक को करवाया, शाम को करवाया। इराक सद्दाम हुसैन और मोहम्मद कजाफी जो हैं वो दोनों सबसे बड़े सपोर्टर थे फिलिस्तीनी कॉज के, उनको अमेरिका के हाथों जब उन्होंने तबाह करवाया। तो ये काम जब वो लॉबी करती है कि मुसलसल अमेरिकन पॉलिसी को उस अंदाज में लेकर चलती है जैसे इजराइल चाहता है, तो इस चीज का बदल जाना आपको हर तरह तब्दीली आएगी। यानी अगर अमेरिका इजराइल के प्रेशर में ये राजी ना होता कि इराक पर हमला करना है तो आज कितनी चीजें मुख्तलिफ होती। अगर शाम को तबाह ना किया जाता तो कितनी चीजें जब वो मुख्तलिफ होती। अगर लिबिया को तबाह ना किया जाता तो कितनी चीजें जब वो मुख्तलिफ होती। और इजरायली लॉबी इस बात को यकीनी बनाती है कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनको एडवांस फाइटर जेट्स जब वो ना दिए जाए। हालांकि वहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, वो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं, टर्की नेटो का मेंबर है, सिर्फ ओनली नेटो कंट्री है जो वेस्ट के एडवांस फाइटर जेट्स को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे ये इजरायली लॉबी है। तो इसका शिफ्ट हो जाने से मुराद है कि हर एक चीज ही बदल गई है क्योंकि वही अमेरिकन पॉलिसी को उस डायरेक्शन में जब लेकर चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री में। तो ट्रंप को नाज़रीन इस वक्त डिसाइड करना है कि क्या वो अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को परसू करेंगे या फिर वो इसी पॉलिसी को जारी रखेंगे और मिड टर्म इलेक्शन जब वो फिर नहीं जीत सकते। ये बात तो वाज़ेह है। तो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अब सही अंदाज में उनको इंप्लीमेंट करना होगा। यहां सूरत हाल मिडिल ईस्ट में यह है कि सीज फायर जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल मजीद खराबी की तरफ जब वो जा रही है और किसी भी वक्त ये सूरत हाल जो है वो फुल स्केल जंग की तरफ जब वो जा सकती है क्योंकि जो इजरायली पॉलिसी है वो बहुत बड़ी खराबी की तरफ धकेली। यार रीजन का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि रीजन अब क्या करता है। और इसी दरमियान वेनेजुएला में भरपूर तैयारी हो रही है और अमेरिकन जो जनरल्स हैं उन्होंने खबरदार किया है कि वेनेजुएला पर हमला बहुत बड़े सरप्राइजेस अमेरिका को दे सकता है। वेनेजुएला इस अंदाज में तैयारी कर रहा है। अच्छा जी, तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो अमेरिकन इलेक्शन हुआ है उसकी बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए ट्रंप जो है वो बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आए थे। उन्होंने गजा में सीज फायर का जो वो प्रॉमिस किया था, उन्होंने कहा था कि वो मिडिल ईस्ट की जंगों को फंड नहीं करेंगे, उन्होंने बाकी जंगें रुकवाने का जो है वो वादा किया था, उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिसीज के हवाले से बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो उसका रिजल्ट ये है। और इस रिजल्ट का नाज़रीन एक और मतलब भी है कि जैसे ट्रंप अपने आप को ये पोर्ट्रे करते हैं कि वो ऐसे हैं और अमेरिका गोल्डन एज से गुजर रहा है, वो बहुत बड़े पीस मेकर हैं। अब देखें ना कि अमेरिका जनाब वाले गोल्डन एज से गुजर रहा है, तो ट्रंप की वजह से अमेरिका गोल्डन एज में गुजर रहा है, लेकिन अमेरिकन ट्रंप को वोट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मतलब, ट्रंप खुद के बारे में जो भी क्लेम करते हैं और जो भी प्रोग्रेस के बारे में वो क्लेम करते हैं, अमेरिकन समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है। जैसे बाकी सारी दुनिया समझ रही है तो अमेरिकन भी इस बात को जब समझ रहे हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना कि एक मोड़ आता है, तो ये एक वो टर्निंग पॉइंट मोमेंट है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल में ये एक अहम तरीन मोड़ है कि यहां से चीजें हमें बदलती हुई जब नजर आएंगी। ये मजबूरी है, चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं। ममदानी डिफीट्स बिलियनियर फंडेड कैंपेन ट्रिगर्स डीईएम डिवाइड। तो बिलियनियर्स को शिकस्त दी है, वो पूरी तरह से जकड़े हुए थे और ये सारे ये इनके मजहब के यानी इजरायलियों के वो सारे बिजनेसमैन वहां पर बैठे हुए हैं। तो बिलियनियर फंडेड कैंपेन जो है उसको शिकस्त दी है जोहरान ममदानी ने। तो ये देखिए, रिपब्लिकन्स पुट इजराइल फर्स्ट बिफोर अमेरिका, इजरायली फर्स्ट पॉलिसी को उन्होंने आगे बढ़ाया।
नाउ दे हैव सफर्ड अ नॉकआउट इन द इलेक्शंस। तो उनको अपनी पॉलिसी बदलनी है, या फिर जो आगे मिड टर्म इलेक्शंस आने जा रहे हैं और इससे पहले ये जो मेयर के इलेक्शंस मजीद होंगे उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। रिपब्लिकन्स कंटिन्यू द इजराइल फर्स्ट पॉलिसी इन द नेक्स्ट इलेक्शन विल सफर इवन बिगर डिफीट। इससे भी बड़ी डिफीट होने जा रही अगर वो इजरायली फर्स्ट पॉलिसी को इसी तरह से जारी रखते हैं। तो ट्रंप को फैसला करना। अब आप देखिए ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि ये शिकस्त कैसे हो गई है, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि बैलेट के ऊपर मेरा नाम नहीं था और ये जो गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है ये वो रीजन थी कि हम इलेक्शन में हारे हैं। ज़ाहिर है कि वो फिर एक फेस सेविंग के लिए भाई मेरा नाम नहीं था तो इसलिए हम हार गए, बैलेट के ऊपर मेरा नाम नहीं था। तो मतलब ये कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो इलेक्शन हो नहीं रहा है, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां पर हैं ही दो ही पार्टीज, 200-300 साल से दो ही पार्टीज हैं। तो अमेरिकन को नहीं पता कि ट्रंप की पार्टी कौन सी है, ठीक है। तो मतलब वो लेम एक्सक्यूजेस। तो बहरहाल ट्रंप को जो है इस वक्त फैसला करना है। और फिर आप नाज़रीन देखेंगे बहुत सारे डायमेंशंस हम बात करते रहेंगे। आप देखेंगे नाज़रीन के जो फिलिस्तीन के लिए उठने वाली आवाजें हैं, अगेंस्ट वॉर्स उठने वाली आवाजें हैं, इजरायली अट्रॉसिटीज के खिलाफ उठने वाली आवाजें हैं, वो और ज्यादा पावरफुल होंगी, और ज्यादा वो बोल्ड होकर ब्रेव होकर जब वो सामने आएंगी, क्योंकि उनको पता है कि भाई चीजें इस तरह से जब वो बदल रही हैं। क्योंकि नाज़रीन उसकी रीजन ये है कि आज से पहले जब से इजरायली लॉबी का कंट्रोल अमेरिका में हुआ है, ऐसा कोई लम्हा आया नहीं है, ऐसा कोई मोड़ आया नहीं है कि इजरायली लॉबी का इन्फ्लुएंस इस अंदाज में जब वो चैलेंज हो गया हो। आप देखिए कि वहां पर तो इजराइल के खिलाफ आप एक बात करने पर आपका करियर खत्म हो जाता है। कोई सियासतदान इलेक्ट नहीं हो सकता अगर वो इजराइल के ऊपर क्रिटिसाइज करे। आप देखेंगे ट्रंप ने आने के बाद अपनी ही यूनिवर्सिटीज को किस तरह से ट्रीट किया, सिर्फ कि वो नेतन्याहू के ऊपर क्रिटिसाइज ना करे, नेतन्याहू की जेनोसाइड के ऊपर क्रिटिसाइज ना करे। ट्रंप ने अपनी ही यूनिवर्सिटीज को जो अमेरिका के उरूज की जमानत है, उन यूनिवर्सिटीज को किस तरह से ट्रीट किया है, कैसे अपने ही स्टूडेंट्स को जो कुछ हुआ कैंपसेस में, हमने सारा आपके सामने रिपोर्ट किया। तो वो चीज लोग भूले तो नहीं है भाई। इजराइल के लिए ट्रंप ने आकर इतना कुछ किया अपने ही लोगों के साथ, अपनी यूनिवर्सिटीज के साथ, और अभी वो किसी यूनिवर्सिटी को किसी तरह धमका रहे हैं, दूसरी को किसी तरह से धमका रहे हैं। तो ये पहली बार इस तरह का मोमेंट आया है। तो जो फलस्तीन के लिए और एंटी वॉर उठने वाली आवाजें हैं और एंटी इजरायली अट्रॉसिटीज और मजालिम के खिलाफ उठने वाली आवाजें हैं, वो और ज्यादा पावरफुल होकर जब सामने। आप देखिए टकर कार्सन है, वो बात कर रहे हैं तो उनको जान की धमकियां मिलना शुरू हो गई, ठीक है ना। तो ये चलने वाला नहीं है, ये सिलेक्शन ने जो साबित किया। और सबसे बढ़कर बात नाज़रीन ये है कि इजराइल को फंड करना अब अमेरिकन के जो लाइफस्टाइल है उसको मुतासिर कर रहा है। सबसे सीधी बात यह है कि पहले है कि भाई फंड हो रहा है, अमेरिकन अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज्यादा हो गया है, हाउसिंग कॉस्ट इतना ज्यादा हो गया है कि अफोर्डेबल नहीं है, तो पैसा चूंकि उधर जा रहा है तो वो अमेरिकन बरह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। तो ये यानी जंग अब उनको बरह रास्त मुतासिर कर रही है, तो इसलिए वो इस चीज को अब अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ है, ये भी इसका सबसे बड़ा सबूत था, ये इसका बहुत बड़ा सबूत था कि अब अमेरिकन अलाउ नहीं करेंगे किसी भी लीडर को कि वो ऐसे इजराइल को फंड करे या जंगों को जब फंड करे। वो तो ट्रंप ने आकर अपने प्रोमिसेस से पीछे हटा, जिसका नतीजा जब आपके सामने है। तो अमेरिका की एक बड़ी सेलिब्रिटी है और न्यूयॉर्क से उनका ताल्लुक है, मिस रिचल, बहुत फेमस है बच्चों के हवाले से। तो उन्होंने गजा के चिल्ड्रन को ऑनर किया है एक बड़ी तकरीब के अंदर। वो इस तरह का लिबास है वो पहन के आए, जिसमें गजा के बच्चों का बनाया हुआ जो आर्ट वर्क है वो उनके ड्रेस के ऊपर जब प्रिंट किया गया था। तो उन्होंने गजा के बच्चों के लिए जब वहां पर बात की, यूजिंग हर प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल चिल्ड्रन राइट्स, ठीक है। तो ये यानी अमेरिकन इस तरह से फलस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं। आपको पता है पिछले दिनों कितने ज्यादा कांग्रेसमैन ने ट्रंप को खत लिखा कि फलस्तीनी रियासत को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। तो ये इलेक्शन ने उन तमाम बातों के ऊपर मोहर सबत की है। तो अब ट्रंप ने फैसला करना है कि वो किस पॉलिसी को परसू करेंगे। अगर इसी पॉलिसी को परसू करेंगे तो फिर मिड टर्म इलेक्शन में क्या रिजल्ट होगा ये अब साबित हो गया है। गजा का जो सीज फायर है वो ऑलरेडी ज़ाहिर है कोलैप्स हो चुका है, वो कोई सीज फायर तो नहीं है। वहां पर भी देखें 2 नंबरी की गई, वहां पर भी एक बिट्रेल किया गया। तो अब नाज़रीन एक और ऐसा वाकया इस वक्त हो रहा है कि उसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। इसराइल ने जो रेजिस्टेंस की टनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया हुआ है। यह मुआहदे की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है कि रेजिस्टेंस की टनल्स जब वो आगे से अटैक नहीं कर रहे हैं तो उनकी टनल्स के ऊपर जब वो जाकर अटैक किया जा रहा है, ये तो बाकायदा हमला कर दिया गया है। तो अब क्या हुआ है कि रफा के अंदर एक टनल है, उसके अंदर 200 रेजिस्टेंस के फाइटर्स मौजूद हैं, उस पर इजराइल ने हमला किया है और उसकी जो एंट्रेंस है, ओपनिंग है, वहां पर इजरायली फौज आकर बैठ गई है। तो उसका एक ही रास्ता है जिसमें इजरायली फौज आकर बैठ गई है और 200 हमास के फाइटर जो है वो उस टनल के अंदर हैं। अब जाहिर है कि वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि खाना अंदर नहीं जाएगा। तो अब इजराइल उनको यह कह रहा है कि या तो वो अंदर ही मारे जाएंगे या फिर वो बाहर आए और अपना असलहा जब हमारे सामने डालें, सरेंडर करें, हमारे सामने आकर अपना असलहा डालें।
इन 2 सालों की जंग में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया है कि एक भी हमास फाइटर ने इनके सामने असला डाला हो। और आपको याद होगा कि ये सिविलियंस को जो इन्होंने ह्यूमिलिएट किया, उनको असला देकर फिर वो सरेंडर कर रहे हैं, एक भी हमास फाइटर को ये सरेंडर नहीं करवा सके। तो अगर ये अंदर जाते हैं तो खुद मारे जाएंगे, ठीक है, और जो है वो उनके ऊपर गोलियां चलाते हैं तो इनके खिलाफ खुलकर ये बात सामने आ जाएगी कि इन्होंने हमास के ऊपर हमला किया है। तो ये यानी हमास को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं कि ये बाहर आए और हथियार डालें हमारे सामने। तो एक सीज फायर में उनकी टनल्स के ऊपर जाकर अटैक करना और उसकी एंट्रेंस बंद कर देना, ये तो सीधी सीधी जंग है। तो अब इसमें हमास के फाइटर्स क्या करेंगे? क्या वो बाहर आएंगे और इनके सामने असला डालेंगे, या फिर वो अंदर ही मौजूद रहेंगे? अंदर रहेंगे तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब ये बहुत बड़ा इस वक्त मसला खड़ा हो गया है और नेतन्याहू की कुछ देर पहले स्टेटमेंट आई है कि हमास फाइटर्स इन द टनल हैव 2 ऑप्शंस, आइदर सरेंडर और रिमेन अंडरग्राउंड। या सरेंडर करें या अंडरग्राउंड रहें, जिसका मतलब यह है कि वो मारे जाएंगे अंदर ही। और हमास जब वो तमाम बॉडीज को रिटर्न करे एग्रीमेंट के मुताबिक, अगर नहीं करेगी तो कोई डील नहीं होगी। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैंने आर्मी को ऑर्डर दिया है और उसने टनल्स को डिस्ट्रॉय करना जब शुरू कर दिया है। तो ये है इजरायली नीयत, ये है इजराइल के इरादे, और ये वॉर क्रिमिनल्स जिसको पूरी दुनिया रिजेक्ट कर रही है और पूरा वेस्ट जवाब रिजेक्ट कर रहा है, ये भी बहरहाल अपने अंजाम को पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त जो सीज फायर है वो तो अमलन कोलैप्स हुआ है। अब उसमें आगे क्या होता है ये बहरहाल इस वक्त देखना है। लेबनान के ऊपर ये हमले कर रहे हैं और हमास ने कहा है कि कोई भी ऐसी फौज जो इजराइल को रिप्लेस करती है लेकिन काम वही करती है, तो उसको भी हम एक ऑक्यूपेशन के तौर पर जो ट्रीट करेंगे। लेबनान में इन्होंने अटैक किया है, एक शहीद हुआ है लेबनान का सिविलियन और एक जब जख्मी हुआ है। तो इजराइल के मुसलसल हमले जब लेबनान के अंदर भी जारी हैं, तो रीजन के लिए एक बड़ा इम्तिहान है कि इस वक्त वो क्या डिसीजन लेता है। अच्छा, तो अब इसी दरमियान ईरान के खिलाफ जब वो मुसलसल प्रोपेगेंडा हो रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, अब जो है वो आईएईए ने कहा है कि ईरान जो है वो हमें एक्सेस नहीं दे रहा, तो ईरान जब न्यूक्लियर हो सकता है बना रहा हो और ईरान की जब जंग हो सकती है वेस्टर्न नेशंस के साथ। इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी वार्न्स ईरान ओवर ब्लॉक्ड न्यूक्लियर साइट एक्सेस। आज तक आईएईए की इतनी मजाल नहीं हुई कि वो इजराइल में जाकर, नेवर एवर इन द हिस्ट्री, एक मर्तबा भी नहीं कि वो इजराइल में जाकर एक्सेस कर सके। लेकिन ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हाईली मॉनिटर्ड था, ईरान ने मुकम्मल एक्सेस दी हुई थी, दुनिया का ये सबसे ज्यादा इंटरनेशनली मॉनिटर्ड प्रोग्राम था। और लेकिन आईएईए के लोगों ने इजराइल के लिए जासूसी की, जिसमें बहुत सारे ईरान के जो साइंटिस्ट हैं वो मारे गए, बहुत ज्यादा इन्होंने जासूसी की, तो ईरान ने अब इनकी एक्सेस जब बंद कर दी है। आज ये फिर शरारत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमें एक्सेस नहीं दे रहे और ये न्यूक्लियर बना रहे हैं और ईरान को सीरियसली हमारे साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, वगरना धमकी ये दे रहे हैं कि एस्केलेटिंग टेंशंस विद द वेस्टर्न पावर्स। तो वेस्टर्न पावर्स पहले कौन सा कोई रहम खा रही है ईरान के ऊपर, जो अब तो वेस्टर्न पावर्स के साथ जंग की धमकी आईएईए ने जारी की है। बड़ी ये हार्श स्टेटमेंट है। तो आईएईए का चीफ, जिसके बारे में ईरान ने कहा है कि ये इजराइल का खासुल खास है, वो ये कह रहा है कि हमें बिल्कुल हमने कांटेक्ट खो दिया है और हमें कुछ नहीं पता कि वहां अंदर क्या हो रहा है। ईरान का जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो कहां पर है और ये हमें जो है वो फौरी एक्सेस दें, वगरना वेस्टर्न नेशंस के साथ ईरान की जो है वो एस्केलेशन होने जा रही है। तो ये धमकी उन्होंने लगाई है। ईरान के सदर ने ये अप्रूवल दिया है कि एक हेब्रू चैनल, यानी जो इब्रानी जुबान हेब्रू चैनल जो है वो बनाया जाए ताकि इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है उसको जवाब दिया जा सके। ईरान विल क्रिएट अ हेब्रू लैंग्वेज टीवी चैनल। द डिसीजन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज एम टू काउंटरिंग द प्रोपेगेंडा ऑफ द इजरायली रिजीम इन द मीडिया स्पेस। ताकि इजरायली जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया है वेनेजुएला की जो खातून है जो अपने ही मुल्क पर हमला करवाने की हिमायत करती है और जो मजाक नोबेल पीस प्राइज का बना दिया गया है, तो उसने ईरान पर हमले की भी हिमायत कर दी है। ये नोबेल पीस प्राइज विनर है जो जंगों की हिमायत कर रही है, अपने मुल्क पर भी और दूसरे मुल्कों के ऊपर भी। कहती है कि मैंने नेतन्याहू के साथ बात की है और हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो नेतन्याहू और इजराइल के साथ है। और ये जो ईरानियन रिजीम है ये की सपोर्टर है मडोरो रिजीम की, और ये ईरान जो है वो जो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे हमास, हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह, इनकी भी ये सपोर्ट करती है। तो नेतन्याहू के साथ हमने बात की है, मेरी कॉल पर बात हुई और मुकम्मल हम तो ईरान पर हमले की वो सारी सपोर्ट जो है वो कर रही है। तो इस पर ईरान के फिर फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है कि ये जो सारा नोबेल पीस प्राइज और ये सारा जो है ये इनका एक टूल बन चुका है कि वो गवर्नमेंट्स की रिजीम चेंज करवाएं, उन पर हमले करवाएं, ठीक है ना। यानी वेस्ट के जो एडवर्सरीज हैं, वो मुल्क, वो नेशन जिनको वेस्ट पसंद नहीं करता, उनके खिलाफ ये सारे जो पीस प्राइजेस या व्हाटएवर बाकी इंस्टीट्यूशंस वो एक टूल बन चुके हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जंगों की दावत दे रही है, जंगों की कोशिश कर रही है, जंगों को इंसाइट करने की कोशिश कर रही है, अपने मुल्क पर हमले की दावत दे रही है अमेरिका को, और ईरान पर हमले की बात कर रही है, जेनोसाइड की सपोर्ट कर रही है, वॉर क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही है, उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया। तो ये बहुत बुरे तरीके से ये सारा एक्सपोज हुआ है। जनरल डॉगलस मैक्रेगर, फॉर्मर अमेरिकन जनरल, वो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिकन हमला बहुत महंगा पड़ने वाला है। एक उन्होंने कहा
कि देखिए वेनेजुएला की 1700 माइल्स की कोस्टल लाइन है, इसका 1370 माइल का बॉर्डर कोलंबिया के साथ है, इसका 1380 माइल बॉर्डर जो ब्राजील के साथ है। और उन्होंने कहा कि 1 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं अलोंग देयर बॉर्डर विद ब्राजील एंड कोलंबिया मौजूद हैं और वो वहां से ज्वाइन करेंगे लड़ने के लिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि भाई वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है, इतनी लंबी उसकी कोस्टल लाइन है, इतने बड़े बड़े उसके बॉर्डर्स हैं, तो वहां से सप्लाई लाइन आने में और इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में ये पॉसिबल नहीं है। तो अमेरिका को ये जंग जब वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। रॉयटर्स ने ये लिख रहा है कि रशिया स्टैंडिंग विद वेनेजुएला, रशिया इज नॉट लेटिंग गो ऑफ वेनेजुएला एनी टाइम सून डिस्पाइट राइजिंग यूएस टेंशन। रशिया पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़ा है, अमेरिकन धमकियां ये वो नहीं, रशिया वेनेजुएला के साथ खड़ा है कि एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी प्रेडिक्टिंग कि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर वेनेजुएला पर हमला किया जाता है और ये पूरा रीजन जो है वो फुल ब्लोन वॉर के अंदर जब चला जाएगा। और यूएन के जो ह्यूमन राइट्स चीफ हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ ने अमेरिकन अटैक्स को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी करार दे दिया, इनको इलिजिटिमेट अटैक करार दे दिया। देखें इराक पर जब हमला हो रहा था तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, तो यहां पर अभी अमेरिका का अटैक अगर फुल स्केल होना है तो उससे पहले ही उनका बयानिया कोलैप्स कर रहा है। मडोरो हेल्स यूएन राइट चीफ रिब्यूक ऑफ यूएस वायलेशंस इन कैरेबियन। कश्तियों पर हमला जो है वो ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफवर्जी है। तो मडोरो ने कहा कि ये एक जबरदस्त स्टेप है इन ग्लोबल डिफेंस ऑफ जस्टिस एंड सोवरेनिटी। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और उधर रशियन फोर्सेस जो है जो काफी दिनों से एक यूक्रेनियन सिटी के हवाले से जंग चल रही थी, बाहर मौजूद थी रशियन फोर्सेस और बहुत बड़ी जंग वहां पर जारी थी। आज कुछ देर पहले रशियन फौजें जो है वो उस सिटी के अंदर दाखिल हो गई हैं। एक और यूक्रेन का बहुत बड़ा सिटी फॉल कर गया है। तो हर गुजरता दिन यूक्रेन जो है वो निकल रहा है और रशिया के हाथ में जा रहा है और वेस्टर्न पावर जो है वो यूक्रेन को यानी वो जीत नहीं सकता है, खुद बरतानिया के आर्मी चीफ ने कहा। और वो रशिया तेजी के साथ आगे आ रहा है और रशिया बिल्कुल ये जंग जीत चुका है। और इसमें जब वेस्ट को या तो रशिया की डिमांड्स मानना पड़ेंगी या फिर उसके साथ बराह जंग करनी है, तो ये यूरोपियंस लड़ेंगे, रशिया के साथ नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और रशिया वहां पर जीत चुका है। जब ये जंग शुरू हुई है तो यूरोपियंस और नेटो और अमेरिका ये सारे ये समझ रहे थे कि चंद दिनों के गेम है और यूं रशिया कोलैप्स होगा, सैंक्शन लग गई है, रशिया फारिग है। आज आप देखें 3 साल के बाद सूरत हाल कहां खड़ी है। तो ये है वो बात कि हेजेमोनिक स्टेटस जो वेस्ट का है वो चैलेंज हो रहा है। उनके वेपन्स, उनकी सैंक्शंस, उनका एक एक हथियार, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो करेंसी हो, चाहे वो मिलिट्री वेपन्स, वो सारे फेल हो रहे हैं। उनकी सुप्रीमेसी फेल हो रही है, उनका हेजेमोनिक स्टेटस फेल हो रहा है। तो ये इस बात का सबूत है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया आपने। 2.5 अल्लाह हाफिज।